हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अंतःकालीन लाभ, जिसे हम मध्यवर्ती लाभ भी कहते हैं या इसे इंग्लिश में मीन्स प्रॉफिट कहा जाता है। सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 2 की उपधारा 2(12) में यह बताया गया है अंतःकालीन लाभ के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे कि अंतःकालीन लाभ क्या है। अंतःकालीन लाभ जो है वो वैसे लाभ को कहते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जे के दौरान अर्जित किया जाता है, जिस पर वास्तविक कब्जाधारी का अधिकार होता है। अंतःकालीन लाभ की परिभाषा देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा उपधारा 12 में इसको परिभाषित किया गया है। संपत्ति के अंतःकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियां के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अंतःकालीन लाभ को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा 12 में इसकी परिभाषा को बताया गया है और ये ऐसा लाभ होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति पर किसी दूसरे की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जे के दौरान अर्जित किया जाता है। ठीक है, उस संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा करके उस संपत्ति को अगर वो रेंट पे दे देता है या उसे खुद ही यूज़ कर रहा है तो उसे गलत तरीके से कब्जे में रखना ही अंतःकालीन लाभ है। उसकी जो लाभ होती है वो अंतःकालीन लाभ कहलाती है। अब हम इसकी परिभाषा को 3 भागों में विभाजित करके डिटेल से जानेंगे। अंतःकालीन लाभ की परिभाषा को समझने के लिए उसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है संपत्ति के अंतःकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं। जो हम परिभाषा अभी आपको बताई मैं परिभाषा उसको हम 3 भाग में विभाजित किए हैं और उसे डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। इसलिए मैं आपको स्लाइड कर करके तो नहीं बता सकती। आप पेन कॉपी या आपके पास वेयर एक्ट की कोई बुक हो तो आप उसे लेकर, या आपके पास अपने नोट्स हो तो उसे लेकर बैठिएगा ताकि समझने में आपको आसानी होगी। संपत्ति के अंतःकालीन लाभ से ऐसे लाभ पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं। यहाँ संपत्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द केवल अचल संपत्ति के लिए ही प्रयोग किया गया है। दूसरा है जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा यानी रॉन्गफुल पोसेशन रखने वाले व्यक्ति को। यहाँ सदोष कब्जा का मतलब है जिस व्यक्ति को अचल संपत्ति का कब्जा है उसे संपत्ति रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है और वह कब्जा विधि की नज़र में विधिक नहीं है। परिभाषा में संपत्ति शब्द का प्रयोग किया गया वो संपत्ति जो है अचल संपत्ति के बारे में बताया गया है। सदोष कब्जा क्या होता है? जिस व्यक्ति को अचल संपत्ति का कब्जा है और उसने उस संपत्ति पर जो कब्जा रखा है उसे वो अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार नहीं है कि वह कब्जा विधि की नज़र में विधिक नहीं है, तो उसे सदोष कब्जा कहते हैं, यानी गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से कि किसी अचल संपत्ति को 1 साल की लीज पर दिया गया है। ठीक है, 1 साल के लिए किसी अचल संपत्ति को पट्टे पर दिया गया है और 1 साल की समय अवधि खत्म होने के पश्चात लीज की ज़मीन पर कब्जा बनाकर रखना, उसे खाली नहीं करना, तो यह कब्जा जो है वो सदोष कब्जा। अगर किसी व्यक्ति के पास
खेत है, ठीक है, और उस खेत को किसी दूसरे व्यक्ति को वो लीज पे दे दिया है 1 साल के लिए, और 1 साल की जो समय अवधि है वो खत्म हो गई है, तो वो जो खेत है जो उसके वास्तविक मालिक को जानी चाहिए, लेकिन जिसको वो दिया था, जो उस पर खेती कर रहा है, उसने क्या किया, अवैध कब्जा बना लिया। ठीक है, समय अवधि समाप्त भी हो गया, फिर भी वो उस जमीन पर खेती कर रहा है, तो यही हुआ सदोष कब्जा। तीसरा है संपत्ति से वस्तुतः प्राप्त हो या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उसे प्राप्त कर सकता था। इसमें 2 सेंटेंस आते हैं। पहला क्या है, फायदा जो है वो संपत्ति से वस्तुतः प्राप्त हो। इसे हम एग्जाम्पल से अगर समझे तो एक घर पर मेरा अवैध कब्जा है, ठीक है, विधिक अधिकार हमारा नहीं है, अवैध रूप से हम उस संपत्ति पर, उस घर पर कब्जा कर रखे हैं, जिसको मैं 10,000 रुपये किराए पर देती हूँ, तो उस संपत्ति से मैं 10,000 रुपये कमाती हूँ, जो मेरी संपत्ति नहीं है। तो यह जो लाभ है उस संपत्ति का वस्तुतः लाभ है, और वास्तविक मालिक वास्तविक और वस्तुतः दोनों के लिए बाद ला सकता है। फायदा संपत्ति से वस्तुतः प्राप्त हो, इसमें क्या है, एक घर है, ठीक है, उस पर मेरा अवैध कब्जा हम कर रखे हैं, और उस घर को मैं 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसे किराए पर, मैं रेंट पर चढ़ा दी हूँ उस घर को, तो मैं उसे 10,000 रुपये कमा रही हूँ। तो यह जो लाभ है संपत्ति का वस्तुतः लाभ है, और इस लाभ के लिए जो वास्तविक मालिक है वो हम पर बाद ला सकता है। दूसरा है जिन्हें वह मामूली तत्परता यानी सामान्य परिश्रम से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझे तो एक संपत्ति जिस पर मेरा अविधिमान्य कब्जा है और मैं उसे संपत्ति का कोई उपयोग नहीं करती, पर उस संपत्ति पर कब्जा बनाए रखती हूँ, तो उस संपत्ति का मुख्य लाभ वह होगा जो सामान्य परिश्रम या सामान्य मेहनत से कमाया जा सकता था, जैसे संपत्ति को किराए से देकर या उस संपत्ति पर कुछ काम करके। ऐसी संपत्ति का मुख्य लाभ संपत्ति की उपयोगिता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी का मुख्य लाभ होने वाली कमाई से निश्चित किया जाएगा, यानी जो उसे प्रॉपर्टी से कमाई हो सकती थी उसको मुख्य लाभ के तौर पर माना जाएगा। जो भी संपत्ति है उसे वह मामूली तत्परता यानी सामान्य परिश्रम से प्राप्त कर सकता है। एक संपत्ति है जिस पर मेरा अविधिमान्य कब्जा है और मैं उस संपत्ति की कोई उपयोग नहीं करती हूँ। अगर उसे रेंट पर चढ़ाती, उससे कुछ रेंट आता तो हमारा कुछ लाभ था, लेकिन मैंने उसे कोई उपयोग नहीं किया और उस संपत्ति पर फिर भी हम कब्जा बना के रखे हुए हैं, तो उस संपत्ति का जो मुख्य लाभ होगा वो क्या होगा, सामान्य परिश्रम का हो या सामान्य मेहनत से कमाया जा सकता था। ठीक है, जैसे संपत्ति को किराए पर अगर हम दे देते तो उससे कुछ हमारा लाभ होता, ठीक है, तो उससे हम उसकी उपयोगिता, उस संपत्ति की उपयोगिता के आधार पर निर्धारण कर सकते थे। तो ये होते हैं क्या, मुख्य लाभ। अब चौथा हमारा है किसी सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियां के कारण लाभ उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। सदोष कब्जा यानी कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा जो भी अभिवृद्धियां, जो लाभ कमाया गया है उस लाभ के अंतर्गत नहीं आएंगे। अभिवृद्धियों का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जिस प्रॉपर्टी पर मेरा सदोष कब्जा है उस संपत्ति पर मैंने अपना इन्वेस्टमेंट करके कुछ इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है, अगर हम किसी का संपत्ति पर कब्जा बना रखे हैं, उस संपत्ति पर मैंने कुछ पैसे लगाकर उस संपत्ति को और अच्छा से, कोई घर पे कब्जा बना रखे, उस घर में और अच्छा पैसे लगाकर इन्वेस्टमेंट करके उस घर की बिल्डिंग को और खड़ा कर लिए, ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट करके जो अर्निंग होगी वो मेन प्रॉफिट में काउंट नहीं की जाएगी। जैसे जिन प्रॉपर्टी को मैंने लीज पर लिया था, ठीक है, पट्टे पर जिस प्रॉपर्टी को मैं ली थी, समय अवधि खत्म होने पर मेरा उस संपत्ति पर सदोष कब्जा है। अगर मैं उस संपत्ति को लीज पर ली हूँ तो समय अवधि समाप्त होने पर मुझे लौटाने का अधिकार था, लेकिन मैंने उसे लौटाया नहीं, उस पर सदोष कब्जा बना के रखी हूँ। अगर मैं उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके थोड़ी जगह पर एक ऑफिस बना लेती हूँ तो उसे रेंट पर दे देती हूँ, तो उस ऑफिस से होने वाला जो प्रॉफिट है वो मेन प्रॉफिट में काउंट नहीं होगा। जो हमारा मेन प्रॉफिट होगा उसमें हमारा काउंट नहीं होगा। जैसे हम
किसी प्रॉपर्टी या किसी घर पर लीज पर लिए हुए हैं, ठीक है, तो समय अवधि खत्म अगर हो गया तो मुझे तो लौटा देना चाहिए था, लेकिन मैं उसे लौटाई नहीं, बल्कि सदोष कब्जा गलत तरीके से मैं उसे कब्जा कर रखी हूँ। और उस जो घर है उस पर इन्वेस्ट करके थोड़ा जगह पर एक ऑफिस बना लेती हूँ मैं और उसे रेंट पर दे देती हूँ। तो जो रेंट हमारा जो आ रहा है वो हमारा मेन जो प्रॉफिट है उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे अगर हम समझे एग्जाम्पल से, तो एक घर है जो अचल प्रॉपर्टी है, 1 साल के लिए मैंने 1500 के रेंट पर लिया। 1 साल की टाइम लिमिट खत्म हो गई, होने के बाद वह घर मैंने खाली नहीं किया, तो प्रॉपर्टी का जो वास्तविक मालिक है वो प्रॉपर्टी के साथ साथ अंतःकालीन लाभ के लिए भी क्लेम कर सकता है। और इस मामले में मेन प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, किराया प्लस ब्याज, ठीक है, किराया भी लेगा और जो ब्याज है वो लेगा वास्तविक मालिक को, इस बात के लिए हम पर वो क्लेम कर सकता है। और उस प्रॉपर्टी पर अगर इन्वेस्ट करके कुछ इम्प्रूवमेंट करती हूँ, जैसे उस प्रॉपर्टी में थोड़ी जगह पर दुकान बना ली और उसे रेंट पर दे दिया, जिससे होने वाला प्रॉफिट 7,000 है, तो यह जो प्रॉफिट है वो अंतःकालीन लाभ में क्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने उसे इन्वेस्ट किया हूँ, उस पर इम्प्रूवमेंट की हूँ। तो जो भी रेंट हमारा प्रॉफिट जो हो रहा है वो क्या होगा, अंतःकालीन लाभ में क्लेम नहीं किया जा सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि अंतःकालीन लाभ क्या होते हैं, और जो भी परिभाषा है मैं उसे डिटेल में समझा रही हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो जो मेन प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, किराया प्लस ब्याज लिया जाएगा। अब हम जानेंगे अंतःकालीन लाभ यानी मीन्स प्रॉफिट में कौन कौन सी प्रॉफिट इंक्लूड होते हैं। पहला है वास्तविक लाभ यानी एक्चुअल प्रॉफिट। वास्तविक लाभ को एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि जैसे मैंने उस घर को या प्रॉपर्टी को जिस पर मेरा सदोष कब्जा है उसको रेंट पर दिया, और उस घर का दिया गया टैक्स, वसूली का खर्च, ऐसे ही अन्य खर्चे जो मेरे द्वारा दिए जाएंगे, यानी जिसके पास सदोष कब्जा है उसके द्वारा दिए जाएं, तो उन खर्चों को निकाल कर जो प्रॉफिट होगा वह एक्चुअल प्रॉफिट होगा। जैसे कोई घर हम लिए, ठीक है, उस पर समय अवधि खत्म हो गया, फिर भी उस पर हम कब्जा बना के रखे, मतलब वो जो घर है वो मैंने रॉन्गफुली पोसेशन से लिया हुआ है, मतलब कब्जा कर रखी हूँ और उसको मैं क्या की हूँ, रेंट पर दे दी हूँ। तो जो भी घर का जो हम टैक्स भरेंगे, लाइट बिजली बिल भरेंगे, जो भी खर्च होंगे, वो जो भी घर में जो खर्च होते हैं वो सब अगर मेरे द्वारा दिया जा रहा है, मैं कब्जा कर रखी हूँ, तो मैं ही भरूंगी ना उस घर का खर्च। तो उन खर्चों को जो भी खर्च होंगे वो निकाल कर जो प्रॉफिट होगा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। जैसे एग्जाम्पल, खेती बाड़ी करने के लिए कोई संपत्ति लीज पर ली और उस संपत्ति पर सदोष कब्जा है। वास्तविक लाभ अगर है तो है क्या, जैसे कोई घर है, ठीक है, उस पर मैं सदोष कब्जा मतलब गलत तरीके से उस पर कब्जा बना रखी हूँ और उसे मैं रेंट पर दे दी। जैसे रेंट मेरा 15,000 है, ठीक है, मैं उस रेंट में से मैं टैक्स भी भर रही हूँ, बिजली बिल भी भर रही हूँ, जो भी टूट फूट जो भी हो रही है उससे मैं वो कर रही हूँ। तो 15,000 में अगर हमारा 7,000 हमारा भरने में ही चला जाता है, खर्च में ही चला जाता है, तो जो भी 8,000 हमारे बचते हैं वो हमारा क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट होगा। जैसे हम कोई खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी अगर हम गलत तरीके से वो अवैध कब्जा कर रखे खेती बाड़ी कर रहे हैं उस ज़मीन पे जो भी हम धान उगा रहे हैं, जो भी फल जो भी सब्जियां उगा रहे हैं, उसको बेचने पर और उस खेत को करने में जो भी हमारी खर्च हो रही है, जैसे दवाई छिड़काव हो रहा है, कटाई के लिए अगर ट्रैक्टर मंगाए, बुआई के लिए ट्रैक्टर मंगाए, जो भी हो रही है, उस खर्च को हटाने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बच रहा है बेचने पर, फल बेचने पर या सब्जी बेचने पर जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वही होगे एक्चुअल प्रॉफिट। और जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट होगा, ठीक है। और जो ब्याज दूसरा है, ब्याज जो होंगे वो इंटरेस्ट को निर्धारित करने का जो अधिकार होगा वो न्यायालय को होता है, ठीक है, कि ब्याज अगर आदमी करने लगेगा ब्याज का निर्धारण, तो कोई 10%, कोई 20%, कोई 30% ब्याज लेगा, इसलिए
कोई भी किसी भी चीज़ पर अगर ब्याज का निर्धारण करना होता है तो उसका अधिकार क्या है, न्यायालय को, कि किस चीज़ पर कितने ब्याज लेने होंगे, तो उसका निर्धारण क्या करेगा, कौन करेगा, न्यायालय करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या होते हैं, अंतःकालीन लाभ क्या होते हैं, वास्तविक लाभ क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक